तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 10, जो कि पॉलिटिकल साइंस का क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो इसका पहला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि निजी कंपनियां, ठेकेदार या व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और वे मजदूरों को उतना वेतन नहीं देते हैं जितना कि उन्होंने परिश्रम किया है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें न्यूनतम वेतन कितना दिया जाए और उनके परिश्रम से कम वेतन ना मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, पता लगाएं कि आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है। इसे आप स्वयं करें क्योंकि आप जहां रहते हैं उस हिसाब से आप इसका अंदाजा लगा करके इसका उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा, क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है? इसका भी विचार आप खुद रखें। तीसरा, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? तो न्यूनतम वेतन प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारें तय करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। दूसरा, मजदूरों और अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए। तीसरा, पर्यावरण तथा आम लोगों की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद हैं परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते हैं? उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज रफ्तार कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती है? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, सरकार के पास पर्याप्त संख्या में मोटर गाड़ियों के तेज रफ्तार की जांच करने वाले उपकरण नहीं हैं। दूसरा यह कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता भी महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा, परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए क्या निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं? तो पहला सुझाव है, मोटर गाड़ियों रफ्तार की जांच करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपकरण उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। तीसरा, परिवहन विभाग द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। चौथा, लोगों को कानून की जानकारी संचार माध्यमों से दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है, क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? तो जन सुविधाएं कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसमें स्वच्छ वातावरण भी शामिल है। स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ जीवन निवास करता है। अगला प्रश्न है, हमें नए कानूनों की जरूरत क्यों है? संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी भी शामिल है। अतः प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने, दोषियों पर जुर्माना लगाने के लिए नए कानूनों की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? तो इसका उत्तर है, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर पाते हैं क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरा, सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर कंपनियां व ठेकेदारों को मनमानी करने की छूट देते हैं। तीसरा, यदि कंपनियां या ठेकेदार कानून तोड़ते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें से दिए गए कॉलम 2 और 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए जरूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली स्थानों को भरें। तो ये कुछ तालिका दिया हुआ है ना? इस तालिका के आधार पर इसका उत्तर इस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले लोगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। उनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों के नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई है। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए हैं। बहुत को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था।
अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अब भी वैसा का वैसा है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुत को ऐसा समझ आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों से ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों को रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। इसी संदर्भ में प्रश्न दिया हुआ है कि क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? तो इसका उत्तर है नहीं। सभी पक्षों को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि फैक्ट्री मजदूरों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के साथ अन्याय हुआ है। दूसरा, क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। तो इसका उत्तर है पर्यावरण की रक्षा के लिए तरीके। पर्यावरण की रक्षा के लिए तरीके। पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा, जल शोधक संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। चौथा, कूड़ा करकट व अपशिष्ट पदार्थों को नदियों या खुले स्थानों में नहीं फेंकना चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में बात किया है कि दो मजदूरों से बात करके पता लगा है कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। इसे आप स्वयं करेंगे। दूसरा, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा है? तो ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, भारत में सस्ता श्रम मिलता है। दूसरा, भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है। तीसरा, भारत में विशाल बाजार उपलब्ध होता है। चौथा, भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है, जिसका उनका लाभ बढ़ता है। पांचवा, सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने पर कम खर्च आता है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां जो है भारत में अपने कारखाने खोलती हैं या फिर खोलना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 3, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं, यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तीसरा, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। चौथा, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो कानून को लागू करने का मतलब है कानून केवल बनाए ही न जाए, बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना जरूरी है। दूसरा, कानून लागू करने की जिम्मेदारी। कानून बनाने का काम विधायिका करती है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी सरकार का होता है। तीसरा, कानून को व्यवहार में लाना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कानून को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व नहीं। दूसरा, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उसके हितों की रक्षा होगी। तीसरा, कानून लागू करके ही सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। तो कानून के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पहला, चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यह बताने के लिए कानून बनाया गया है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। दूसरा, कीमतों को नियंत्रण रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखता है।
अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा कि एक मजदूर की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव। पहला, नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी होगी, नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कतें आएंगी और आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। दूसरा, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार की है यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तीसरा, नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधाएं कैसी है यह बात भी मजदूर की जिंदगी को प्रभावित करेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। सरकार की विभिन्न भूमिकाएं। तो पहला, प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय आदि उपलब्ध कराना। दूसरा, सरकार बजट पेश करती है। सरकार बजट में वर्ष के आय, व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तीसरा, सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानून को कैसे लागू किया जाए। चौथा, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन न हो। प्रश्न संख्या 8, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? क, हवा, पानी या फिर मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? तो इसका उत्तर है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले स्रोत। पहला, हवा, फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, पानी, गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कारखानों का पानी आदि। तीसरा, मिट्टी, फैक्ट्रियों को दूषित जल व कचरा, घरों का गंदा पानी, कुछ कूड़ा कचरा आदि। नेक्स्ट है प्रदूषण रोकने हेतु उठाए गए कदम। पहला है, सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। दूसरा, गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तीसरा, उद्योगों व फैक्ट्रियों के रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किए गए हैं। चौथा, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। अन्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। दूसरा, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना। तीसरा, निजी वाहनों को CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथा, कूड़ा करकट व अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। पहले पर्यावरण के प्रति सोच। पहला, पर्यावरण की मुफ्त की चीज माना जाता था। पर्यावरण को मुफ्त की चीज माना जाता था। दूसरा, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। तीसरा, पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानून को लागू करने की व्यवस्था भी काफी कमजोर थी। पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव। तो वो सोच में क्या बदलाव आया है? पहला, पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और वह अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। दूसरा, न्यायालयों ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। तीसरा, सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2006 में बनाए गए इस कानून से क्या संबंध है? जिसका पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था। तो 2006 में बनाए गए कानून से संबंध था। पहला, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है। दूसरा, इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित होता है, जो कि आज भी हो रहा है कुछ हद तक। 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों या रेस्टोरेंट आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये था आपका पूरी चैप्टर 10 का वर्णन। अगर आपको फिर भी डाउट हो या फिर कुछ संदेह हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।